देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीजेंड्रे सिंबल। लीजेंड्रे सिंबल पढ़ने से पहले आपको क्वाड्रेटिक रेजिड्यू और क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। देखो लीजेंड्रे सिंबल क्या है। लेट पी बी एन ओड प्राइम। पी कोई भी ओड प्राइम है, ए कोई भी इंटीजर है। तब हम लीजेंड्रे सिंबल ए और पी का, ए बाय पी का लीजेंड्रे सिंबल किस तरीके से लिखेंगे, ए अपॉन पी और ये ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये होगा लीजेंड्रे सिंबल ऑफ ए एंड पी। अब इसकी वैल्यू किस तरीके से डिफाइन है, ये डिफाइन है क्वाड्रेटिक रेजिड्यू पर। ठीक है, तो देखो ए बाय पी, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ ए बाय पी, इसकी वैल्यू 1 कब होगी, इफ़ ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड पी। अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड पी का, तो लीजेंड्रे सिंबल ऑफ ए बाय पी इज़ 1। इट मीन्स क्या है, ए इज़ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड पी का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तभी हम बोलते हैं कि ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड पी का। और अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड पी का, देन लीजेंड्रे सिंबल ऑफ ए बाय पी इज इक्वल्स टू 1। इसकी वैल्यू -1 कब होगी, इफ़ ए इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मोड पी। अगर ए क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो मोड पी, इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मोड पी, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट ना करे। अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करा तो हम क्या बोलते हैं कि ए इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मोड पी। और उस केस में ए बाई पी के लीजेंड्रे सिंबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। थर्ड केस क्या है कि अगर पी डिवाइड करता है ए को, अगर p डिवाइड कर जाता है a को, तो इस सिंबल की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तो इस तरीके से लीजेंड्रे सिंबल डिफाइन किया गया है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट, अगर एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड p का, देन लीजेंड्रे सिंबल ऑफ a बाय p इज इक्वल्स टू 1। इफ a इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मोड p, देन लीजेंड्रे सिंबल ऑफ a बाय p इज इक्वल्स टू -1। एंड थर्ड वन इज इफ p डिवाइड्स a, देन इट्स वैल्यू इज 0। अब इसने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर देखो 1/7, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1। लीजेंड्रे सिंबल ऑफ 1/7 इज इक्वल्स टू 1। इट मीन्स एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 7। इसका सोल्यूशन पक्का एग्जिस्ट किया होगा, तभी इसकी वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। 1 तभी है ना अगर ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड पी का। इट मीन्स 1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड 7 का, इट मीन्स इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट किया होगा। ठीक है, आप वो चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स में, इन नंबर्स को पुट करेंगे हम एक्स की जगह और देख लेंगे कौन कौन सेटिस्फाई कर रहा है इसे। ठीक है, इसी तरीके से 2/7 की भी वैल्यू 1 है और 4/7 की वैल्यू भी 1 है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हैं। जैसे 1 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड 7 का, 2 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड 7 का और 4 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड 7 का, इस वजह से इसकी वैल्यू 1 है। अब यहाँ पर देखो इसकी वैल्यू -1 क्यों है, क्योंकि जब हम ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 7, तो हमारे पास इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से इसकी वैल्यू इसने क्या डिफाइन की हुई है, -1। ठीक है, अगर ए क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो मोड 7 का। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी लीजेंड्रे सिंबल की। इसके बाद नेक्स्ट एक थ्योरम है, इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये। देखो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, इसकी आपको स्टेटमेंट भी याद रखनी है। मान लो क्या पता नाम से आ जाए एग्जाम में, आइलर्स क्राइटेरिया, स्टेट एंड प्रूफ आइलर्स क्राइटेरिया। तो देखो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ p इज़ एन ओड प्राइम, अगर p कोई ओड प्राइम है, देन a बाई पी, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ a बाई पी इक्वल होगा a रेज टू पावर p -1/2 मोड p के। ये वाली चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो देखो हमने जैसे 3 केस किए थे, तो तीनों केस अलग अलग हम कंसिडर करके चलेंगे। तो उसमें देखते हैं, हमें दिखा देंगे कि तीनों केसों में ये वाली चीज़ होल्ड कर रही है। तो फर्स्ट केस हमने लिया इफ़ p डिवाइड्स a। हमें पता है बाय डेफिनेशन ऑफ लीजेंड्रे सिंबल कि अगर p डिवाइड करता है a को, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो नाउ p डिवाइड से, अगर p a को डिवाइड करता है तो p डिवाइड करेगा a रेज टू पावर p -1/2 को भी। ठीक है, अगर p डिवाइड करता है a रेज टू पावर p -1/2 को, तो -0 कर दें कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, ये तो इक्वल है टर्म,
ये वाली टर्म इसके इक्वल है क्योंकि हमने सिर्फ -0 किया है। अब देखो यहाँ पर 0 की वैल्यू क्या थी, a बाई पी, लिजेंडर सिंबल ऑफ a बाई पी, तो हमने यहाँ 0 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। अब जब देखो हम लिखते हैं p डिवाइड्स a माइनस बी, तो इसका मतलब क्या होता है कि a कॉन्ग्रुएंट है b मोड p के। यही चीज़ लिखते हैं ना, a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मोड p, या फिर ऐसे लिख दो b इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p, दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, p डिवाइड कर रहा है दिस माइनस दिस, तो इसका मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस केस में, मोड p के केस में। और देखो इस केस में हमें ये वाली चीज़ तो प्रूफ करनी थी, तो हमने किस केस में ये वाली थ्योरम प्रूफ किया है, जब p डिवाइड कर रहा था a को। अब देखो नेक्स्ट केस करेंगे। नेक्स्ट हमने मान लिया p डजन डिवाइड ए, कि p a को डिवाइड नहीं कर रहा और इन दोनों की जीसीडी भी आपस में क्या है, 1 है। और हमने क्या मानना है कि a इज़ क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ p, जो a है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है p का। अगर a क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है p का, देन बाय डेफिनेशन ऑफ लीजेंड्रे सिंबल इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया, -1। अब देखो लेट c बी एनी वन ऑफ द इंटीजर्स दिस, हमने 1 से लेकर p-1 तक के नंबर्स ले लिए और c मान लिया कोई नंबर है इनके बीच का। ठीक है, मतलब c कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, p-1 भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इन नंबर्स के बीच में। ठीक है, उसके बाद हमने कंसीडर की द लीनियर कॉन्ग्रुएंस, ये वाली हमने कॉन्ग्रुएंस कंसीडर कर ली खुद से। कॉन्ग्रुएंस क्या है, cx इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। ठीक है, अब देखो c इन नंबर्स में से कुछ भी है, तो इट मीन c की वैल्यू 1 से लेकर p-1 के बीच में लाई करेगी। और ऑब्वियसली बात है कि c की जीसीडी p के साथ 1 होगी, क्योंकि p कोई भी प्राइम नंबर है और p कोई प्राइम नंबर है, तो उसकी अपने से छोटे नंबर के साथ जीसीडी तो 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ से c की जीसीडी p के साथ 1 है, एंड देयरफॉर द कॉन्ग्रुएंस सेकंड हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। क्योंकि देखो अगर कोई कॉन्ग्रुएंस इस तरीके का है तो उसके पास कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जितनी इस नंबर की और इसकी जीसीडी होती है। ठीक है, तो इसके पास कितने सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, जितने c की और p की जीसीडी होती है। अब यहाँ पर c और p की जीसीडी कितनी है, 1 है, तो इट मीन्स इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा। और हमें पता है सोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से लेकर p-1 के बीच में ही कोई नंबर होगा जो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इट मीन्स दिस कॉन्ग्रुएंस हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन इन द सेट, इसी सेट में होगा वो नंबर। हमने मान लिया वो सोल्यूशन क्या है, c डैश है। ठीक है, अगर c डैश सोल्यूशन है इसका, तो इट मीन्स c डैश सेटिस्फाई करेगा इसको। तो यहाँ पर जब हम x की जगह c डैश पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, c डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। ठीक है, एंड c इज़ नॉट इक्वल्स टू c डैश। अब ऐसा क्यों है कि c की वैल्यू c डैश के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि देखो अगर c की वैल्यू c डैश के इक्वल हो जाती है तब क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये बन जाएगा c स्क्वायर, तो c स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। इसका मतलब ये क्या इंप्लाई करता है, विच इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये इंप्लाई कर रहा है a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड p। क्योंकि देखो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। अगर हम ये लिखें तो हमने क्या दिखा दिया कि अगर हम x की जगह c पुट कर रहे हैं तो c से सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स इस कॉन्ग्रुएंस का हमारे पास सोल्यूशन मिल गया। अगर इस कॉन्ग्रुएंस का हमारे पास सोल्यूशन मिल गया तो इट मीन्स ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू हो गया मोड p का। बट ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि हम तो मानकर चले थे ए तो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, तो इट मीन्स c डैश के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि जब हमने c को c डैश के इक्वल लिया तो हमारे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है, तो इट मीन्स c इज नॉट इक्वल्स टू c डैश। तो नाउ द सेट 1 2 अप टू p-1 कंटेन्स p-1 इंटीजर्स। अब इसके अंदर देखो टोटल कितने इंटीजर्स हैं, 1 से लेकर p-1 तक टोटल p-1 इंटीजर्स हैं। सो यूजिंग द इंटीजर्स ऑफ द सेट p-1 by 2 congruences of this type ऑफ द टाइप थर्ड कैन बी फॉर्म्ड। अब देखो इस फॉर्म के हमने कितने बना लिए, p-1 by 2। देखो इसके अंदर कितने इंटीजर्स हैं, p-1 इंटीजर्स हैं। मान लो p की वैल्यू अगर आपके पास 5 है तो हमारे पास सेट है 1 2 3 4।
तो अगर हम इसे इस तरीके के कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे जहाँ पे C इज नॉट इक्वल्स टू C डैश है और C डैश दोनों इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, तो मान लो हमने एक बार तो ले लिया, एक कॉन्ग्रुएंस ये बना ली, 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मोड P। मैं वैसे लिख रही हूँ, ये कोई वैसे नहीं है, मतलब जस्ट समझाने के लिए। अब इसी तरीके से मान लो 2 नंबर और उठा लिए, 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मोड P। इस तरीके से हमारे पास कितने कॉन्ग्रुएंस बने, यहाँ पर 2 कॉन्ग्रुएंस बन गए जब हमने P की वैल्यू 5 ली थी। तो इट मीन्स हमारे पास टोटल कितने कॉन्ग्रुएंस बने, P 5 माइनस 1/2। इट मीन्स P माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंस बन गए हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमारे पास सेट 1 से लेकर P माइनस 1 तक का है, तो अब हम इसे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि एक वैल्यू होगी C की और एक वैल्यू होगी C डैश की, और दोनों डिस्टिंक्ट भी है। तो इस वजह से जो ये इंटीजर्स हैं उसको हम 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, तो हमारे पास टोटल कितने कॉन्ग्रुएंस बनेंगे, P माइनस 1/2। ठीक है, क्योंकि एक वैल्यू C1 लेगा, एक C1 डैश लेगा, एक C2 लेगा, एक C2 डैश लेगा, तो 2 नंबर निकाल रहे हैं ना हम इसमें। तो इस वजह से इसके अंदर कितने कॉन्ग्रुएंस बनेंगे, 2 नंबर लेते जाएंगे तो P माइनस 1/2। जैसे हमने यहाँ पर P की वैल्यू 5 ली थी, तो हमारे पास कितने कॉन्ग्रुएंस बने थे, 2 कॉन्ग्रुएंस बने थे। इट मीन्स हमारे पास कितने कॉन्ग्रुएंस बने थे, 5 माइनस 1/2, मतलब P माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंस बने थे। इसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम कॉन्ग्रुएंस बनाएंगे इस सेट से लेकर नंबर्स, तो हमारे पास कितने कॉन्ग्रुएंस बनेंगे, P माइनस 1/2। तो देखो उसको हमने ये नाम ले लिया, क्योंकि हमें इस टाइप के बनाने थे ना, तो हमने क्या ले लिया, C1 डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू A मोड P, C2 डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू A मोड P, और P माइनस 1/2 इंटू C डैश P माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू A मोड P। तो ये हमारे पास टोटल कितने कॉन्ग्रुएंस हो गए, P माइनस 1/2। ठीक है, अब देखो मल्टीप्लाइंग ऑल दिस कॉन्ग्रुएंसेस, अब हमने इन सबकी मल्टीप्लाई कर दी, तो लेफ्ट वाली लेफ्ट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और राइट में क्या चल रहा है, A। अब A कितनी बार मल्टीप्लाई होगा, ये कितने कॉन्ग्रुएंस है टोटल, P माइनस 1/2 कॉन्ग्रुएंस है, तो A की पावर कितनी आ जाएगी हमारे पास, P माइनस 1/2 और मोड P। अब देखो जो ये नंबर हमने सिलेक्ट किए हैं, किस में से सिलेक्ट किया हमने, इसमें से, इस सेट में से सिलेक्ट किए हैं। ये जो जितने भी नंबर हैं C1 डैश, C2 डैश अप टू CP माइनस 1/2 CP माइनस 1/2 डैश, ये नंबर हमने इस सेट में से सिलेक्ट किए हैं। इट मीन्स ये नंबर इन्हीं के कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, तो मतलब बट दिस नंबर्स आर जस्ट द इंटीजर्स इन सम ऑर्डर, ये यही तो नंबर है, क्योंकि हमने इसमें से सिलेक्ट किया है, बस इसका नाम चेंज करके रख दिया। मान लो हमने क्या पता इसको नाम दे दिया C1, और यहाँ पर 3 था, उसको नाम दे दिया C1 डैश। ठीक है, मतलब अपनी मर्जी से हमने जस्ट कॉन्ग्रुएंस बनाई है। तो मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, C1 डैश जो ये नंबर्स हैं आर जस्ट द इंटीजर्स, यही इंटीजर्स हैं, बस हमने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया। क्या पता यहाँ पर 3 को हमने C2 नाम दे दिया, इसको C1 नाम दे दिया, जस्ट ऑर्डर चेंज किया हुआ है। तो जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट आएंगे, क्योंकि यही तो नंबर है। या तो आप 3 इंटू 2 लिख दो, या फिर 2 इंटू 3 लिख दो, बात तो एक ही है। हमने यहाँ पर बस इसको नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C1 डैश। ठीक है, तो इसका मतलब इसने यहाँ पे क्या लिखा है कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे नंबर। तो इसने यही चीज़ लिखी है कि C1 डैश, C2 डैश अप टू दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, इक्वल लिख दो या कॉन्ग्रुएंट लिख दो, किसके इक्वल होंगे, इनकी मल्टीप्लाई के, क्योंकि 2 इंटू 3 कर लो चाहे 3 इंटू 2 कर लो, आंसर तो 6 ही आना है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P माइनस 1 फैक्टोरियल। तो इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, P माइनस 1 फैक्टोरियल। अब ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो इसमें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, P माइनस 1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू A रेज टू पावर P माइनस 1/2 मोड P। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब आपने विल्सन थ्योरम पढ़ी हुई है, विल्सन थ्योरम क्या बोलती है कि P माइनस 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट होगा माइनस 1 मोड P के। तो यहाँ पर P माइनस 1 फैक्टोरियल की जगह क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि P माइनस 1 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट है, -1 के। किस केस में, मोड P के केस में। अब हमारे पास मोड P ही चल रहा है, तो इट मीन्स ये वाली चीज़ -1 के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ आ गई। अब -1 की वैल्यू देखो, हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे कौन सा केस लेकर चल रहे हैं, जब A/P लीजेंड्रे सिंबल ऑफ A/P इज इक्वल्स टू -1 है। तो इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इसकी जगह क्या आ जाएगा, A/P इज कॉन्ग्रुएंट टू A रेज टू पावर P माइनस 1/2 मोड P। इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो A कॉन्ग्रुएंट है B मोड P के, या फिर ऐसे लिख दो B इज कॉन्ग्रुएंट टू A मोड P।
ठीक है, तो यहाँ से हमें इसको भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं a रेज़ टू पावर p माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू a बाय p, लीजेंड्रे सिंबल ऑफ a बाय p मोड p। तो ये केस में भी हमने दिखा दिया, हमारी थ्योरम होल्ड कर रही है। अब बच गया थर्ड केस। थर्ड केस में हमें क्या दिखाना है, देखो P डजन डिवाइड A, हमने मान लिया कि P A को डिवाइड नहीं कर रहा, दैट इज A की P के साथ GCD 1 है, और इस बार हम क्या लेकर चले हैं कि जो A है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड P का। ठीक है, अब बाय डेफिनेशन ऑफ लीजेंड्रे सिंबल वी नो दैट इफ A इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ मोड P देन वैल्यू ऑफ लीजेंड्रे सिंबल ऑफ A बाय P इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, हैंस द कॉन्गुरेंस, इसका मतलब जो ये कॉन्गुरेंस है हमारे पास, अगर एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड P का तो इस कॉन्गुरेंस के पास सॉल्यूशन पक्का होगा। और अभी हम ये वाली चीज़ पढ़कर आए थे कि अगर इसके पास कोई भी अगर सॉल्यूशन है, या तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं, अगर सॉल्यूशन होंगे तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होंगे, ये वाली थ्योरम हम पढ़ के आए हैं। या तो इस कॉन्गुरेंस के पास सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और अगर सॉल्यूशन है तो एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो हमने मान लिया एक तो सॉल्यूशन है x1, और अगर एक x1 सॉल्यूशन होता है तो दूसरा सॉल्यूशन कौन होता है, p माइनस x1। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये जो कॉन्गुरेंस है इसके पास 2 सॉल्यूशन है, एक तो x इज इक्वल्स टू x1 और सेकंड है x इज इक्वल्स टू p माइनस x1। जहाँ पर जो ये x1 होगा और p माइनस x1 होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी सेट में लाई करेगा, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं कि जो सोल्यूशन होता है वो 1 से लेकर p माइनस 1 तक के मतलब इसी सेट के बीच में लाई करेगा। अब देखो x1 सोल्यूशन है तो इट मीन्स x1 से सेटिस्फाई करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि x1 स्केयर इज कॉन्ग्रुएंट टू a मोड p। ठीक है, एंड अब यहाँ से ये वाली चीज़ यहीं खत्म होगी, अभी हम खुद से लेकर चल रहे हैं। x1 इंटू पी माइनस x1 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, p इंटू x1 माइनस x1 स्केयर। ठीक है, अब देखो मोड p में काम करें तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि p का मल्टीपल है, तो क्या बचेगा माइनस x1 स्केयर मोड p। अब x1 स्केयर किसके कॉन्गुरेंट है, a के कॉन्गुरेंट है, तो यहाँ पर x1 स्केयर की जगह हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे, तो यहाँ पर माइनस x1 स्केयर है तो माइनस a आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या दिखा दिया कि x1 p माइनस x1 इज कॉन्गुरेंट टू माइनस a मोड p। ठीक है, हमने ये वाली चीज शो कर दी ना यहाँ से और यहाँ से, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब देखो इफ x1 एंड p माइनस x1 आर रिमूव्ड फ्रॉम द सेट, अब हमने इस सेट में से x1 और p माइनस x1 को रिमूव कर दिया, तो p माइनस 1 नंबर थे टोटल, 1 से लेकर p माइनस 1 तक टोटल कितने नंबर हुए, p माइनस 1। अब इसमें से हमने 2 नंबर निकाल दिए तो माइनस 2 कर दो, तो कितने नंबर बच गए, p माइनस 3। देन द रिमेनिंग p माइनस 3 नंबर्स बन गए। अब इसको भी हम ग्रुप कर सकते हैं इस फॉर्म में, 2 नंबर लेकर, जैसे कि p माइनस 3 नंबर्स बच गए जो, उनको हमने पेयर्स में बांट लिया, पेयर्स में बांटेंगे तो हमारे पास टोटल कितने कॉन्गुरेंस बनेंगे इस तरीके से, p माइनस 3/2। सेम काम वही जो हमने केस सेकंड में किया था। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर p माइनस 3/2 कॉन्गुरेंस बन गया, हमने देखो लिख दिया c1 डैश इज कॉन्गुरेंट टू a मोड p, c2 डैश इज कॉन्गुरेंट टू a मोड p। इसी तरीके से जो लास्ट होगा वो कितना क्या नंबर होगा, p माइनस 3/2 इंटू सी डैश p माइनस 3/2 इज कॉन्गुरेंट टू, यहाँ पर a आएगा a मोड p। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने कॉन्गुरेंट हो गए p माइनस 3/2 कॉन्गुरेंट हो गई ये। ठीक है, मल्टीप्लाइंग दीज कॉन्गुरेंसीज एंड द कॉन्गुरेंस 7th, ये सारे कितने हैं, p माइनस 3/2 कॉन्गुरेंस, और ये वाला कॉन्गुरेंस एक ही है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने हो गए ये कॉन्गुरेंस, अब ये तो हमारे पास थे p माइनस 3/2, अब प्लस 1 एक ये कॉन्गुरेंस भी, इन सब की मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब p माइनस 3/2 तो ये थे और ऊपर एक ये रहा, तो p माइनस 3/2 प्लस 1 क्या आएगा, p माइनस 1/2। तो हम जब इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7th वाली इक्वेशन में है जो, और एक ये, इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने बन गए कॉन्गुरेंस, p माइनस 1/2 कॉन्गुरेंस बन गए। ठीक है, अब इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी है, मल्टीप्लाई करने के बाद देखो लेफ्ट में तो c1 डैश c2 डैश ये, और साथ में यहाँ पर ऊपर क्या था x1 p माइनस x1, तो लेफ्ट में तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। राइट में हमारे पास कितने कॉन्गुरेंस है, p माइनस 1/2, तो a की पावर p माइनस 1/2 मोड p। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब देखो जो ये नंबर्स थे
इन्हीं इंटीजर्स थे तो इनके कौन इक्वल हो जाएंगे ना किसी ऑर्डर में, वही बात जो हम के सेकंड में करके आए थे, सेम चीज़ है। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दो, इनकी इक्वल होगा इनकी मल्टीप्लाई के, क्योंकि ये यही नंबर है, जस्ट हमने इसको नाम दे दिया। तो इनकी मल्टीप्लाई इक्वल होगी इनकी मल्टीप्लाई की, और इसकी वैल्यू कितनी है, p-1 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू उठाकर इसकी क्या आई है, इसकी वैल्यू p-1 फैक्टोरियल उठाकर यहाँ इक्वेशन नंबर 8 में पुट कर दी हमने। तो हमारे पास क्या बन गया, p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -a⁻² p-1/2 मोड p। अब p-1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट है -1 मोड p के, ठीक है। तो यहाँ पर -1 आ गया। अब इसको इस तरीके से लिख दो, इस तरीके से लिख दो, एक ही बात है। तो यहाँ पर 1 की वैल्यू अब की बार हम क्या मान कर आए थे, लीजेंडर सिंबल ऑफ a/p इज इक्वल्स टू 1 है। तो यहाँ पर 1 की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इस केस में भी हमारे पास थ्योरम होल्ड कर दिए। तो हमने तीनों केस अलग अलग कंसिडर किए थे, और तीनों ही केसेस में हमने दिखा दिया कि a⁻p-1/2 कॉन्ग्रुएंट है a/p, लीजेंडर सिंबल ऑफ a/p मोड p के। अब इसकी यहाँ पे इसने अदर स्टेटमेंट लिखी हुई है। देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ p इज एन ओड प्राइम, कि अगर p कोई भी ओड प्राइम है और a कोई भी इंटीजर है, विद जीसीडी ऑफ ए p इज इक्वल्स टू 1, देन a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मोड p इफ एंड ओनली इफ a⁻p-1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड p। ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा मोड p का तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू अगर 1 है तो इट मीन्स ए क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है मोड p का। ये ऊपर वाली थ्योरम ही है, बस इसकी अनदर स्टेटमेंट है, ठीक है।